हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर पे। तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में हम आपको पढ़ा चुके थे, लगभग सब कुछ पढ़ा ही चुके थे। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषता जानने से पहले सिंधु सभ्यता क्या था, कैसे था, नहीं था, उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। लेकिन हम यह क्लास कर लेते हैं पहले उनकी विशेषता। उनके बाद एक क्लास बनाएंगे जो सिंधु सभ्यता को पूरे तरह से शॉर्टकट में पूरे खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों? तो एक मिनट दोस्तों, देख लेते हैं कैमरा स्टार्ट है कि नहीं है। हाँ दोस्तों, कैमरा तो बिल्कुल स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास। बीते हुए कल को ही इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ा चुके हैं। हिस्ट्री, इतिहास लिख रहा है। हाँ ठीक है, चलिए इतिहास। अब इतिहास में दोस्तों हम सिंधु सभ्यता की विशेषता देखते हैं। क्या क्या विशेषता थी सिंधु सभ्यता की? सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। नगरीय मतलब क्या होता है? शहरीय सभ्यता था। यहाँ एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण त्रिभुज मतलब समकोण पर काटती थी। इसका मतलब है सिंधु सभ्यता, पहले लिख लेते हैं। सिंधु सभ्यता नगरीय अर्थात शहर सभ्यता था। कौन सा सभ्यता था दोस्तों? नगरीय सभ्यता था, जिसे हम शहरीय सभ्यता बोलते हैं। और इसमें क्या था? सिंधु सभ्यता में एक मिनट दोस्तों, सिंधु सभ्यता में लाइन टेढ़ी पड़ रही। सिंधु सभ्यता में सड़क एक सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काटती थी। कहने का मतलब यह है, एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पे काटती थी। मतलब कहने का अर्थ ये है, समकोण क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समकोण। मतलब ये दो लंब जो है, इनके बीच में जो ये होता है, इनको क्या बोलते हैं? कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समकोण का मतलब कहने का अर्थ है, ये जैसे है, एक सड़क ये है, दूसरा सड़क ये है, इनको क्या कर रहा है? कहने का अर्थ इसका क्या है कि एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पे काटता था। मतलब ऐसा कुछ काटता था। अगर एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण काटेगा तो वहां पे क्या बनेगा सर? वहां पे क्या बनेगा? चौराहा। क्या बनेगा? चौराहा। उसको क्या बोलते हैं? चौराहा। चौराहा का मतलब है चौक। चौक मतलब क्या? जो चौक अभी जहाँ पे हम अपना लोग जाते हैं, मतलब कहीं घूम मतलब शाम में निकलते हैं तो एरिया में जाते हैं, शहरी एरिया में, तो वहाँ चार रास्ता खुलता है, उसी को क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं अपना लोग की भाषा में। और उसको शहरी में बोलते हैं चौक। तो वहाँ क्या करती थी? एक सिंधु सभ्यता में एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पे काटती थी। मतलब वहाँ पे क्या था? चौक था। ठीक है दोस्तों, चौक का भी व्यवस्था था। चौक मतलब चौराहा का भी व्यवस्था था। और उसके बाद यहाँ पे क्या था? नलियां ढकी हुई थी। क्या था? नलियां ढकी हुई थी। नलियां ढकी हुई थी। मतलब कहने का अर्थ यह है, देखिए दोस्तों, ये सड़क है, ये सड़क तो हो गया।
मान लीजिए घर है, घर के सामने क्या था, सड़क था, सड़क के साइड में ये क्या है, नलिया। नलिया क्या हुआ था, ये ढका हुआ था, जो अब भी परंपरा शहर में चलता है। आप शहर में देखते होंगे कि घर के साइड जस्ट सामने नाला बनाया जाता था और नाले को अभी भी ढका हुआ था, उस टाइम ही ढका हुआ था। इससे यह पता चल रहा है कि जितना अपना लोग यहाँ पे प्रोग्रेस किए हैं, उस समय भी वो लोग उतना प्रोग्रेस किए थे। सिंधु सभ्यता के जितने भी आदमी थे, मतलब जितने भी मनुष्य उनमें होंगे, तो वो भी क्या किए थे, बहुत ही तरक्की कर लिए थे। और यहाँ पे अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अभी भी बिहार में कृषि है, भारत में भी कृषि है, हर जगह कृषि है। लेकिन वहाँ पे भी क्या था, कृषि था। ठीक है दोस्तों, इसका व्यापार विदेश से भी चलता था, अभी भी अपना लोग का व्यापार विदेश से चलता है। जैसे रूस से चलता है, अमेरिका से चलता है, और जब बहुत से देशों से चलता है, उनका भी क्या था, दूसरे देशों से संबंध रखते थे। तो इसका मतलब है उस समय भी अपने लोग की तरह, अपने सब के तरह ही उस समय भी था। उस समय ही यह सब का विकसित हो गया था बहुत कुछ। मतलब जब विदेशी व्यापारी होता होगा तो जरूर था कि मसाला सब का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता होगा। ठीक हो दोस्तों, तो मसाला का इम्पोर्ट ही एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा व्यापारिक घटना है दोस्तों। मतलब घटना इसको क्या बोले, मतलब व्यापारिक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा व्यापार है। ठीक है दोस्तों, ये मसाला, तो ये मसाला सब भी उस समय, मतलब इसका मतलब है जो भी हो, वो सब का अथी था। अभी लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों बोर्ड पे, यहाँ पे अर्थव्यवस्था मुख्य आधार कृषि था। कोई भी देश को अगर अर्थव्यवस्था, जीडीपी एनडीपी, जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, अगर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस, एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोग्रेस, और उनको आपको अगर इस लेवल से इस लेवल तक अगर पहुंचाना है, तो आपको उसके लिए कृषि पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे मसाला हो गया, ये वो खेती ही या कृषि ही सब कुछ कर सकता है, आपके देश की जीडीपी को यहाँ से यहाँ तक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका और क्या था इसमें, इस सभ्यता में, विदेशों से भी व्यापारिक संबंध था। क्या था, व्यापारिक संबंध था। एक मिनट दोस्तों, बस आगे थोड़ी सी बस, डिस्टर्ब हो गए थे दोस्तों। विदेशों से भी व्यापारिक संबंध था। क्या था दोस्तों, व्यापारिक संबंध था। अभी भी क्या है, अपना लोग का व्यापारिक संबंध विदेश से भी है। जैसे रूस से है, रूस से ब्रह्मोस लिए हैं, अमेरिका से है, और भी अमेरिका से सुपरसोनिक लिए हैं, कुछ ऐसा कुछ है। तो वो सब मतलब जो अपना लोग अब भी विदेशी से, विदेश मतलब अदर देश से जो व्यापारिक संबंध रखते हैं, उस समय भी यह प्रथा था कि मतलब विदेशों से भी संबंध रखते थे। और इसका जो है क्या बोलते हैं, विदेशों से भी व्यापारिक संबंध था। अब देखिए, सिंधु सभ्यता को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। विद्वान, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी, ये 4 ही ऐसा चीज है जो आपके किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए ये 4 चीज बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है दोस्तों, अब इनको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम जो है इसको मिटाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को चलाने के लिए 4 चीज बहुत ही जरूरी है। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता को चलाने के लिए, सिंधु सभ्यता जो चलती थी, ये 4 जो ये काम है, इन्हीं पे मतलब उनका सिंधु नगरीय नगर चलता था। और अब भी कोई भी साम्राज्य हो या कोई भी देश हो या किसी का घर हो, अगर अच्छे ढंग से चलाना है तो ये 4 चीज होना बहुत ही जरूरी है। कौन कौन सा सिंधु, कौन कौन से भाग थे दोस्तों, व्यापारी, और दूसरा विद्वान, तीसरा श्रमिक, और चौथा योद्धा। देखिए,
जरूरी नहीं है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता को ही चलाने के लिए 4 चीज चाहिए। ये 4 चीज हर देश को चाहिए, और यही आपका जीडीपी, एनडीपी, एलडीसी जो भी होता है, ये सब को यही ठीक कर सकता है। यही 4 चीज से ठीक हो सकता है, और इनके सिवा 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, ये 4 चीजें। तो फर्स्ट में क्या था? विद्वान। आपको कोई भी चीज करने के लिए आपका शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। तो फर्स्ट क्या था? विद्वान। दूसरा श्रमिक था, योद्धा था। दोस्तों, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ये महाभारत में चला था। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद का मतलब है कि ज्ञानी अवज्ञानी योद्धा जो भी है सबका जरूरी है। तो विद्वान के बाद क्या था? योद्धा। योद्धा। और तीसरा क्या था? तीसरा व्यापारी। चौथा श्रमिक। कोई भी साम्राज्य, नगर चलाने के लिए, देश चलाने के लिए ये 4 चीज होना जरूरी है। अभी भारत में क्या है? व्यापार भी है, श्रमिक काम भी करता है। श्रमिक हम लोग करते हैं इतना काम, मतलब जो है श्रम, मतलब जो है मेहनत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो व्यापारी हो गया, श्रमिक हो गया, योद्धा। योद्धा भी हमारे इंडियन आर्मी है, उनको तो हमेशा हम सल्यूट करते हैं। दोस्तों, योद्धा हो गया। और ये अपना लोग का क्या है? साइंटिस्ट भी है, विद्वान भी है। इसरो है, इसरो में क्या है? सभी साइंटिस्ट बैठे हैं, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह सभी देश में होता है, श्रमिक, व्यापारी, योद्धा, विद्वान। जो अभी चल रहा है वही चीज सिंधु सभ्यता के समय भी चलता था। ठीक है दोस्तों, यह उसके बाद इसका ये एक और चीज था, ये इसका समाज। इसका समाज जो है क्या था दोस्तों? समाज मातृसात्मक था। क्या था दोस्तों? 1 मिनट दोस्त, बस। तो कहां से दोस्तों? समाज पे। तो इसका समाज क्या था? मातृसात्मक समाज था। इसका अर्थ होता है मातृसात्मक का कि इसका जो समाज था, माता को प्रधान पे रखा था। मतलब प्रधान का मतलब माता को उच्च श्रेणी पे रखा गया था। और अभी जो है वैसे भी मातृसात्मक मतलब ये हो गया कि इसका समाज जो था माता के आधार पे चलता था। मतलब मम्मी जो बोल देती थी उन्हीं के इशारों पे मतलब सारा कुछ होता था। हालांकि अभी भी चलता है, लेकिन अब जो अपना लोग का समाज है मतलब मातृसात्मक समाज नहीं है, ये पितृसात्मक समाज है। अभी अभी जो चलता है समाज, अभी वर्तमान में अभी जो अपना लोग का समाज है, कौन सा समाज है? पितृसात्मक समाज है। पितृसात्मक समाज है। कौन सा समाज है दोस्तों? पितृसात्मक समाज है। और उस टाइम कौन सा था? मातृसात्मक समाज था। मतलब माता ही हमारी प्रधान होती थी। घर का मुखिया कौन होता था उस समय? माता होती थी। अभी कौन सा होता है? पिता होते हैं घर के मुखिया। होते हैं कि नहीं? गलत बोल रहे हैं दोस्तों? गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो अभी क्या है? पितृसात्मक। और उस समय क्या था? मातृसात्मक। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और चीज था, लिपि था यहाँ का लिपि भाव चित्रात्मक था। भाव चित्रात्मक क्या था दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि। क्या अभी अपना लोग का लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है दोस्तों। अपना लोग का लिपि अभी क्या है? अभी क्या लिपि है अपना लोग का? अभी क्या है? देवनागरी है। देवनागरी है। क्या दोस्तों? देवनागरी लिपि है। वहाँ क्या था? भाव चित्रात्मक लिपि। क्या था? भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि का देखिए अर्थ, देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाव हो गया और चित्र हो गया, तामक हो गया। इसका अर्थ है भाव मतलब स्पष्ट भाव, और चित्र मतलब फिगर। और उसी का क्या था? भाव चित्रात्मक लिपि था। क्या था? मतलब भाव जो ऐसे जैसे अपना लोग अभी लिखते हैं ना देवनागरी में, अ आ हर्षई दीर्घ या कुछ भी जो लिखते हैं लिपि, 1
2 ऐसे करके लिखते हैं, इसको अपना लोग समझ देते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 ये सब क्या हो गया अभी का निर्णय। उस समय क्या था भाव चित्रात्मक, मतलब वहाँ पे मतलब कि कहने का अर्थ है कि वहाँ पे कोई चित्र बना के भाव स्पष्ट किया जाता था। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है दोस्तों, यह ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, और यहाँ पे कोई इंसान है जो इनको बोलते हैं सर, और यहाँ पे बच्चे सब बैठे हैं और यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो क्या है, सर है, क्या है, सर, शिक्षक हैं, और शिक्षक क्या कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो भाव स्पष्ट करते हैं चित्र में बताकर, उसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक। क्या बोलते हैं दोस्तों, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या हुआ, वैसे वैसे तो बोले भाव चित्रात्मक, जिसमें मतलब चित्र बना के आपको समझाया जाए, उसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ कौन से लिपि थे, तो भाव चित्रात्मक लिपि थे। अभी कौन सा लिपि है अपना लोग का, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में 1 2 3 4, तो अपना लोग तो समझते हैं 1 2, हाँ ये 1 है, ये 2 है। जैसे यहाँ पे लिख दिए, किसी बच्चे को अगर जन्म लेता है तो उनको मतलब सिखाने के लिए जैसे बोलते हैं बच्चा लिखो यहाँ पे अ, उनको हमको समझाना पड़ता है कि ये अ है, उनको 50 बार बताएंगे तब वो समझेगा कि अ है। अगर वही बच्चा को हम यह भी बताएंगे फिगर के माध्यम से, नहीं ये है शिक्षा किसी को बोलते हैं, शिक्षा किसी को बोलते हैं, 50 बार बोलेंगे, तो वो बच्चा भी जो मतलब जन्म लिए हैं, जो 1 2 साल का हुए हैं, वो भी ये क्या होंगे, भाव चित्रात्मक समझ सकते हैं। तो आप जो भी बच्चा है उनको जो चीज समझाइएगा बचपन में वो वैसा ही समझेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ओ आ लिखते हैं तो ये अपना लोग पढ़ लेते हैं, और उस समय जो भाव चित्रात्मक लिखा गया था वो अपने हिसाब से लिखा होगा, और वो अपने हिसाब से जो लिखा गया होगा तो इसलिए अपना लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो वहाँ तो भाव चित्रात्मक था, उस लिपि को नहीं पढ़ा गया, क्या हुआ, इस लिपि को नहीं पढ़ा गया, ठीक है दोस्तों, इस लिपि को नहीं पढ़ा गया। और यह लिपि लिखने का कैसा था, दायां से बायां की ओर। यहाँ पर लिपि दाएं से बाएं की ओर, बाएं की ओर लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था दोस्तों, दाएं से बाएं की ओर, समझे दोस्तों। यहाँ पे लिपि जो था दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, और अपना लोग जो अभी लिख रहे हैं लिपि को किधर से लिख रहे हैं, दाएं से बाएं की ओर। किधर लिख रहे हैं दोस्तों, ये दायां हो गया हमारा हाथ, हम सीधे खड़े हैं इस बोर्ड की तरफ, यहाँ से लिख रहे हैं दाएं, ये बाएं। तो अपना लोग अभी कैसे लिख रहे हैं, दाएं से बाएं। वो भी क्या करते थे, दाएं से बाएं ही लिखते थे, लेकिन वो भाव चित्रात्मक लिखते थे। जैसे ये देख लो, उनका ऐसा कुछ लिखना था, ऐसे कर देते थे, कभी ऐसे कर देते थे, कभी फिर उल्टा ऐसे कर देते थे। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार लिखा जाता था। और हम देखिए, हम कुछ आपको समझा सकते हैं इसमें। देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, हम देखे हैं, देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका कहने का अर्थ है कि देखिए ये आदमी है, ये आदमी है, और ये क्या है, पैरेलल है, क्या है, समान है, ये समकोण है, ये जो भी बोलिए, आपको जो बोलना है ये समझ लिया। आपको समझाने के लिए बस समझा रहे हैं कि ये आदमी है और ये पैरेलल है, ये क्या है, ये पैरेलल का मतलब ये दोनों समान है, लेकिन ये आदमी उल्टा है। इसका कहने का अर्थ है कि उस आदमी को दिमाग नहीं था, वो आदमी उल्टा मतलब पागल था उसका। इसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक। देखिए जैसे एक इंसान ऐसे मतलब खड़ा है इस तरह, इस टाइप, और इसी के समान एक फिगर बना दिया, इसको बोलते हैं पैरेलल या समकोण, या जो भी बोलिए, ये इनके पैरेलल का मतलब इनके लंब, मतलब इसी के तरह एक आदमी और था, लेकिन वो क्या था, उल्टा था, मतलब उसको उल्टा करके फिगर बना दिया। इसका कहने का अर्थ है कि वो आदमी क्या है, पागल है, ठीक है दोस्तों। इसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया संपूर्ण ढंग से, इसीलिए बोलते हैं इसको भाव चित्रात्मक। तो आप समझ गए होंगे कि भाव चित्रात्मक किसे कहते हैं और देवनागरी किसे कहते हैं। देवनागरी जिसे अपना लोग पढ़ पा रहे हैं उसे देवनागरी कहते हैं। भाव चित्रात्मक वो जो फिगर चित्र द्वारा बताया गया हो और उसे पढ़ा नहीं गया हो, उसे को क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक। तो यह भाव चित्रात्मक हम स्पष्ट करके आपको बता दिए कि एक आदमी है और उसी के पैरेलल मतलब एक लंब खींच दिया है, उन्हीं के समान कौन है, एक आदमी और है, लेकिन वो क्या उल्टा फिगर बना दिया था, मतलब उसका क्या होगा, दिमाग उल्टा होगा। उसका कहने का अर्थ ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। देखते हैं बोर्ड सही से आता है कि नहीं।
यह क्लास दोस्तों लंबी हो जाएगी, हमको लग रहा है। अच्छा लंबा हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसको अब यहाँ पे मिटाते हैं दोस्तों। बहुत चित्रात्मक समझ गए, मातृसात्मक समझ गए, चित्रासात्मक समझ गए, लिपि क्या है समझ गए। आपको इसी में हम आपको सब कुछ बता दिए। अब देखिए दोस्तों, इन्हें क्या मिला था, इन्हें इस सभ्यता में एक सिंह वाला जानवर, दोस्तों इन्हें क्या मिला था, एक सिंग वाला जानवर। क्या मिला था, एक सिंग वाला जानवर। ठीक है दोस्तों, एक सिंग वाला जानवर तो मिला ही, लेकिन इसका बहुत से मतलब एक ही नहीं मिला था, बहुत मिला था। एक सिंग वाले ही जानवर ही बहुत मिले थे। ठीक है दोस्तों, इन्हें एक सिंग वाला जानवर का साक्ष्य मिला था। जानवर के साथ साथ मोहर पे, मोहर जो होता है अपना लोग जो स्टाम्प करते हैं, उस मोहर पे एक सिंग वाला जानवर का चित्र मिला। ठीक है दोस्तों, एक सिंग वाले जानवर मिले, एक मोहर मिला। ठीक है दोस्तों, जिन पे एक सिंग वाले जानवर का, लेकिन इसका क्या था, बहुत ही सावर्धिक उपयोग किया गया, ये मोहर था सावर्धिक। अधिक से अधिक को क्या बोलते हैं, सार्वधिक, मतलब बहुत बार जिसका यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, सावर्धिक। और तो सावर्धिक बार क्या हुआ था, इस मोहर का यूज होता था, और यहाँ पे एक सिंग वाला जानवर जो है सबसे ज्यादा मिला था इस मोहर पे। ठीक है दोस्तों, और मोहर एक सिंग वाला मिला था दोस्तों। और यहाँ पे क्या मिला था, और बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे देख लो, ये जानवर नहीं मिले थे इनको। अब गाय तो मतलब गाय नहीं मिले थे, ये एक सिंग वाला जानवर मिला था। उनका नाम तो आप नहीं बता सकते हैं, उस समय कौन सा क्या नाम रखे होंगे नहीं रखे होंगे वो नहीं बता सकते हैं। उस टाइम जो जानवर था, इस टाइम जानवर में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए इनका नाम नहीं था। तो बस ये बोल सकते हैं एक सिंग वाला जानवर का मतलब सावर्धिक मतलब बहुत बार मतलब मिले थे साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे गाय और सिंह मतलब शेर, गाय और सिंह का साक्ष्य नहीं मिला। गाय और सिंह का साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, गाय और सिंह का साक्ष्य नहीं मिला। और दोस्तों यहाँ पे मिट्टी का जो बर्तन होता था, उसमें क्या होता था, मिट्टी के बर्तन में लाल रंग से उसको कलर किया जाता था। दोस्तों वहाँ पे क्या किया जाता था, लाल रंग से कलर किया जाता था। ठीक है दोस्तों, क्लास कितनी लंबी हो गई है देखो। दोस्तों ये लिख लिया है, आप इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा डालते हैं। कोनो डिस्टर्ब कर रहा है, छोटा छोटा लिखते हैं फिर मिटाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता में क्या था दोस्तों, सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में लोग जो हैं, सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। दोस्तों सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे कि लोहे क्या होता है, कैसे होता है, इसका यूज क्या है, इस सब के बारे में नहीं जानते थे। और सिंधु सभ्यता में बाटे का प्रयोग करते थे। और बाटे का मतलब क्या हो गया, बटखरा। बटखरा का मतलब वजन नापने वाला, बटखरा। समझ गए दोस्तों, वजन मापने। इसे यह चलता है कि नाप तोल का उस समय
क्या था, व्यापारिक मतलब चल रहा था, नाप तोल अदलन बदलन जो भी होता है वो सब, मतलब व्यापारिक वहाँ पे क्या था, बाटखरा का यूज होता था। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बाटे का प्रयोग करते थे और इसका अधिकतम जो इसका किलो है, कितना ग्राम का होता था ये बाटखरा, अधिकतम बाटे 16 किलो का होता था। 16 किलो, अभी कितना किलो का होता है, 20 किलो, उससे ज्यादा किलो होता है। उस समय अधिकतम जो उसका नाप था वो 16 किलो का ही था। 16 किलो से ज्यादा वो नहीं नापते थे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे अधिकतम बाटखरा उसका कितना था, 16 किलो का ही था। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट बस। और सिंधु सभ्यता में बर्तन के बारे में लिखा है थे दोस्तों, कि बर्तन को कलर किया गया था। सिंधु सभ्यता में बर्तन को लाल रंग से रंगते थे। अभी भी जो है, जो मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको किस चीज से रंगते हैं, लाल रंग से ही रंगते हैं। उस समय भी लाल रंग से रंगते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता का जो लोग हैं परिचित नहीं थे, किस चीज से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। उसके बाद ये जो है हथियार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार, ये बोल सकते हैं हथियार से परिचित नहीं थे। क्या थे दोस्तों, हथियार से परिचित सिंधु सभ्यता के लोग नहीं थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये धीरे धीरे ऐसा हुआ, अब सब कुछ तो खत्म हो ही गया। जो कृषि था, अब तो सब जानते हैं कि लोग वहाँ सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करते थे, इससे पहले बता दिए थे, पशुपालन करते थे। लेकिन उसका मुख्य आधार व्यापार था। क्या था दोस्तों, मुख्य आधार व्यापार था। अब इनमें हुआ था क्या, धीरे धीरे अब ये सब कुछ खत्म हो गया। सिंधु सभ्यता में जितना भी था हम पढ़ा चुके हैं, और जो भी विशेषता है वो हम पढ़ा चुके हैं। अब इसके कारण ये था, अब धीरे धीरे ये सभ्यता किसी कारणवश खत्म हो गया। एक ना एक दिन ये सभ्यता दोस्तों खत्म हो चुका था। ये जो इतना बड़ा शहरी नगरीय सभ्यता था और ये खत्म हो गया। यह इस कारण खत्म हो गया, तो बहुत से विद्वानों ने, लेखकों ने अपने अपने राय और विचार दिए। राय और विचार क्या दिए, किसी का कहना था कि, जैसे व्हीलर का कहना था कि ये जो सभ्यता था, बाढ़ आने के कारण, कोई आपदा, जो बाढ़ था आपदा, वो आने के कारण इस सभ्यता का मतलब क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अंत हो गया। तो अंत का बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से लेखक और विद्वानों ने ये अपना राय दिए थे कि ये जो है, मतलब क्या किए थे, बाढ़ से ये सभ्यता खत्म हो गई, मतलब अंत हो गया। और बहुत से विद्वानों ने ये भी कहा था कि ये सभ्यता जो है भूकंप आने से खत्म हो गया। और इसी तरह बहुत से विद्वानों ने अपने अपने राय दिए थे। और एक क्लास ये लाएंगे कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से राय दिए थे, और किसका कितना अपना मतलब परसेंटेज कहने का था, जो ये सत्य बात है। तो ये सब के बारे में हम अगले क्लास में देखते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कितना टाइम का ये वीडियो बना है। ठीक है दोस्तों, कितना टाइम, 30 मिनट दोस्तों। ठीक है, बहुत क्लास तो बहुत लंबी हो गई है, हम मेरे लिए तो लंबी हो गई है। अब बहुत से बच्चे इनसे ज़्यादा देर मतलब वो नहीं कहना चाहते हैं, ये अपलोड करने में वीडियो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए कि हम अभी लाइव नहीं पढ़ा रहे। जब लाइव पढ़ाएंगे तो तब तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी हमें अपलोड करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्त सपोर्ट कीजिए हमको कि हम अच्छे मतलब हमारा चैनल अच्छा ग्रोथ करे, ताकि आप लोग को ये हम फ्री में कंटेंट देते हैं। इससे ना हमें यूट्यूब से पैसा आता है, या ना हम किसी विद्यार्थियों से पैसे लेते हैं। हम पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्ट्री पूरे जो ख़त्म करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम इनके बारे में बता देते हैं। ये जो सभ्यता था खत्म होने का मुख्य कारण बाढ़ ही था। इन पे बहुत से विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए। बहुत का कहना था कि मलेरिया हो गया था, तो मलेरिया में सब मर गए। किसी का कहना था
कि कुछ मतलब जल परिवर्तन हो गया उससे मर गए, और किसी का कहना था कि वायु परिवर्तन हुए उससे मर सब पूरी सभ्यता खत्म हो गया। तो अपने अपने राय दिए, इनके बारे में हम एक क्लास करेंगे और बता देंगे कैसे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास को हम यहीं तक रहने दे हैं, और जय हिंद जय भारत।